रमेश जी ने रिटायरमेंट के बाद अपने कमरे में एसी लगवाया था ताकि बुजुर्ग पति पत्नी को गर्मी की तीव्रता से बचाया जा सके, क्योंकि उनके बच्चों ने पहले ही अपने कमरों में एसी लगवा लिए थे और बिजली का बिल रमेश जी के पैसों से भरा जाता था। 1 महीने बाद जब 20,000 रुपये का बिल आया तो बच्चों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने रमेश जी का एसी निकाल कर बेच दिया और उन्हें गालियां देकर छत पर सोने के लिए मजबूर किया। रात की असहनीय गर्मी की वजह से रमेश जी और उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई, जिससे उन्होंने उसी रात घर छोड़ने का फैसला कर लिया। अगली सुबह जब वे काम पर जाने के लिए बाहर निकले तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि दोपहर की कड़ी धूप में जब रमेश जी घर लौटे तो वे पूरी तरह पसीने से तरबतर थे। घर में घुसते ही उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज दी, अनिल की माँ, ठंडा पानी देना, जान घुट रही है, नींबू पानी बना दो, दिल जैसे धड़क धड़क कर रहा है, डूबता जा रहा हूं। यह सुनकर उनकी पत्नी तुरंत रसोई में गई और नींबू पानी बनाकर उन्हें दिया। पानी पीने के बाद रमेश जी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन तेज गर्मी और पसीने की वजह से उनका रक्तचाप बहुत कम हो गया था। वे बोले, अब यह गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन क्या करें, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि महीने की शुरुआत में ही सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। उस पर उनकी पत्नी ने कहा, अनिल और अखिल के कमरे में तो ऐसी है ही, हम क्यों ना एक सेकंड हैंड एसी ले लें। आजकल तो किस्तों पर भी ऐसी मिलते हैं और कुछ ऐसी तो कम बिजली खर्च करते हैं। रमेश जी ने अपने कंधे पर पड़े गमछे से पसीना पोंछा और खाली गिलास पास की चौकी पर रखते हुए बोले, बात तो तेरी सही है, मैंने एक बिसी डाली है जो इस महीने टूटेगी, 5,000 की है। उसमें से एसी आसानी से लिया जा सकता है और फिर अपने कमरे का बिजली बिल भी भरा जा सकेगा। बाकी बिल तो मेरी ही पेंशन से भरता हूं। ये सुनकर उनकी पत्नी ने थोड़ी राहत की सांस ली। घर बड़ा था, दोनों बेटों के कमरे भी बड़े थे, हर बेटे का एक ही बच्चा था, लेकिन दोनों ने 2-2 टन क्षमता के एसी लगाए थे। शादी के बाद से ही दोनों बहुएं सास ससुर से ज्यादा बातें नहीं करती थीं और उनकी जिम्मेदारी भी नहीं लेती थीं। हर एक बहू सिर्फ अपने पति के लिए ही खाना बनाती थी। जब रमेश जी की पत्नी ने देखा कि बहुओं को उनके किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं है, तब उन्होंने बिना कोई विवाद किए साफ साफ कह दिया, बेटा, तुम हमारी चिंता मत करो, बस अपने पति का खाना बनाना मत भूलना। इससे घर में झगड़े नहीं होते थे और वातावरण भी अच्छा रहता था। रमेश जी की पत्नी ने कभी भी एक सास की तरह अपनी भूमिका नहीं जताई, इसलिए उन्होंने और रमेश जी ने खुद ही रसोई की जिम्मेदारी ली। हालांकि घर का सारा खर्च मिलाकर ही किया जाता था। बिजली का बिल रमेश जी की पेंशन से भरा जाता था और बाकी खर्च दोनों बेटे उठाते थे। राशन भी एक साथ ही आता था और जिसे जो चाहिए होता था वह अपना खाना खुद बनाता था। रमेश जी को अपने बेटों के व्यवहार से खिन्नता थी। उन्होंने अपने बेटों के पालन पोषण के लिए बहुत त्याग किए थे, लेकिन शादी के बाद उनके बेटों ने अपनी पत्नियों का ही साथ देना ज्यादा पसंद किया। अगले ही दिन रमेश जी की पत्नी की बहन का निधन हो गया। रमेश जी की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी, इसलिए वे यात्रा करना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी को गांव भेज दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि वह कम से कम 10 से 15 दिनों तक वापस नहीं आ पाएगी। इस कारण रमेश जी के खाने पीने की जिम्मेदारी अब दोनों बहुओं पर आ गई थी और इस बात की नाराजगी उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। रमेश जी को मधुमेह था, इसलिए उन्हें सुबह 9 बजे नाश्ता चाहिए होता था, लेकिन दोनों बहुएं सुबह 10 से 11 बजे तक अपने वातानुकूलित कमरों से बाहर नहीं निकलती थीं। रमेश जी ने दोनों बहुओं से पहले ही कह दिया था कि जब तक तुम्हारी माँ वापस नहीं आती तब तक अपनी पत्नियों से कह दो कि वे सुबह 9 बजे मुझे नाश्ता दे दिया करें। दोनों बेटे बिना कुछ कहे अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन उनके चेहरों पर भी नाराजगी साफ नजर आ रही थी। उन्हें मालूम था कि उनकी पत्नियां ससुर की सेवा करने वाली नहीं हैं, परंतु अगले ही दिन सुबह 9 बजे दोनों बहुएं रसोई में मौजूद थीं, लेकिन वे इतनी जोर से बर्तन पटक रही थीं कि उनका गुस्सा साफ झलक रहा था। जब रमेश जी कमरे से बाहर आए तो उन्होंने बहुओं की बातचीत सुनी। बड़ी बहू छोटी बहू से कह रही थी, वो बुढ़िया जानबूझकर गांव चली गई और ये बोझ हमारे सिर पर डाल गई। इस पर छोटी बहू बोली, कितने नखरे हैं इस बूढ़े के, नाश्ता 9 बजे, खाना 1 बजे, शाम को 4 बजे चाय। हे भगवान,
ये दिन कैसे कटेंगे? बड़ी बहू बोली। रात भर बच्चे सोने नहीं देते, 2 बजे नींद आती है और सुबह जल्दी उठकर इस महाराज के लिए नाश्ता बनाना पड़ता है। ये सब सुनकर रमेश जी का मन बहुत दुखी हो गया। उनकी पत्नी ने कभी भी उन्हें भूखा नहीं रखा था। उन्हें 9 बजे गरमागरम साबूदाना या दलिया मिलता था, जिसमें चीनी नहीं होती थी। उन्हें चाय भी बिना चीनी की ही मिलती थी। लेकिन आज बहुओं ने केवल कुछ बिस्किट और 1 कप चाय मेज पर रख दी थी। चाय में बहुत ज्यादा पानी था और चाय पत्ती इतनी ज्यादा डाली थी कि चाय बहुत ही कड़वी हो गई थी। रमेश जी को ऐसी चाय की आदत नहीं थी। उन्होंने पहला घूंट लिया और तुरंत ही कप एक तरफ रख दिया। दोनों बहुएं अपने कमरे में वापस चली गईं। धूप आज बहुत तेज थी। घर के अंदर भी हवा बंद सी लग रही थी। पसीना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वे अभी अभी नहा कर आए थे, फिर भी पूरी तरह पसीने में भीगे हुए थे। ऊपर से इस कड़वी चाय ने उनके मुंह का स्वाद और भी खराब कर दिया था। उन्होंने आंखों में छलकते आंसू पोंछे और रसोई घर की ओर चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि रसोई पूरी तरह बिखरी पड़ी थी। उनकी पत्नी बहुत सफाई पसंद थी। वह रात को सोने से पहले, चाहे बर्तन किसी के भी हों, पूरी रसोई साफ करके ही सोती थी। लेकिन बहुएं कुछ अलग ही थीं। जब मन होता तब काम करतीं, नहीं तो बिल्कुल नहीं। कभी कभी तो वे दोनों खाना ही नहीं बनाती थीं। तब दोनों बेटे माँ के कमरे में आकर कहते, माँ, जो कुछ भी आपने पापा के लिए बनाया है वह हमें भी दे दो, क्योंकि आज कृतिका की तबीयत ठीक नहीं है। तो दूसरा बेटा तुरंत कहता, पूजा भी बीमार है। रमेश जी की पत्नी चुपचाप बेटों को भी खाना परोस देती थी। वह हमेशा गर्म और ताज़ा खाना बनाती थी, क्योंकि रमेश जी को हमेशा ताज़ा खाना और गर्म फुलके देने की उसे आदत थी। उसने पूरी जिंदगी रमेश जी की देखभाल की थी, लेकिन आज उसी घर में अपनी ही बहुओं के व्यवहार से उन्हें अकेलेपन का एहसास हो रहा था। कभी कभी अगर रात को रोटी बच भी जाती थी, तो रमेश जी की पत्नी सुबह उठकर खुद नाश्ते में खा लेती थी। लेकिन उन्होंने कभी रमेश जी को बासी रोटी नहीं दी थी। पत्नी और बहू के जो कर्तव्य होते हैं, वे सभी रमेश जी की पत्नी ने पूरी निष्ठा से निभाए थे। लेकिन उनकी बहुओं को उससे कोई मतलब नहीं था। वे उद्दट और आलसी थीं। रमेश जी ने जब रसोई घर की हालत देखी तो वे हैरान रह गए। रात के गंदे बर्तन शेल्फ पर फैले हुए थे। रसोई घर बड़ा और सुंदर था, लेकिन उस समय वह बहुत गंदा दिखाई दे रहा था। उन्होंने फ्रिज खोला, वहां से ब्रेड और मक्खन निकाला, 2 स्लाइस पर मक्खन लगाया और वहीं खा लिया। पानी के एक घूंट से वह सूखा कौर निगल लिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आई, लेकिन वह पीड़ा और निराशा इतनी गहरी थी कि उसे भुलाना संभव नहीं था। दोपहर के खाने में उन्हें कल की बनी रोटी और सब्जी दी गई। भीषण गर्मी और बार बार लोड शेडिंग के कारण फ्रिज ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिससे सब्जी सड़ने लगी थी और उसमें से दुर्गंध आ रही थी। रमेश जी के मन में विचार आया कि पिछले 34 सालों में उनकी पत्नी ने उन्हें कभी बासी रोटी नहीं दी थी और आज उन्हें इस सड़ी हुई सब्जी की दुर्गंध सहनी पड़ रही थी। उन्हें उल्टी आने ही वाली थी, पर वे किसी तरह संभल गए। उन्होंने थाली वैसे ही एक ओर रख दी और बड़ी बहू से कहा, मुझे बस 1 गिलास दूध दे दो। इस पर बड़ी बहू नाराज होकर बोली, पिताजी, आपके बहुत नखरे हैं। अब रोटी सब्जी दी तो अब दूध भी चाहिए। यह सुनकर रमेश जी को बहुत गुस्सा आया। वे बोले, क्या तुम अपने पिता को भी ऐसा खाना देती? देखो, ये सब्जी सड़ गई है, कितनी बदबू आ रही है और रोटी भी बासी है। रमेश जी की पत्नी ने उन्हें पहले ही समझाया था कि बहुओं से झगड़ा मत करना, लेकिन अब उनका धैर्य खत्म हो गया था। ये सुनकर बड़ी बहू और भी भड़क गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह तिरस्कार भरे स्वर में बोली, एक काम करो, माँ को वापस बुला लो, वही आपकी देखभाल कर सकती हैं। क्या मुसीबत है? कभी यह नहीं चाहिए, कभी वह नहीं चाहिए। सब्जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको तो बदबू आ रही है। अरे, जैसे सारा घर खर्च आप ही चला रहे हो। ये कहकर वह निश्चिंत होकर अपने कमरे में चली गई। दरवाजे के पास खड़ा रमेश जी का 6 साल का पोता ये सब देख रहा था। रमेश जी ने अपनी आंखों में आए आंसू हाथ से पोंछे। तभी वह छोटा बच्चा दौड़कर रसोई में गया। एक कांच का गिलास लिया, फ्रिज से दूध निकाला और 1 गिलास भरकर अपने दादा के सामने रखते हुए बोला, दादाजी, यह दूध पी लीजिए। ये देख रमेश जी का हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने पोते को गोद में उठाया,
प्यार से अपने सीने से लगाया और उसके माथे पर चुंबन लिया। वे बोले, तू तो मेरा खून है ना, इसलिए तुझे कुछ कहा नहीं, लेकिन दादा को भूखा रहना पड़ा। वह छोटा बच्चा भी दादा की गोद में चढ़ गया और बोला, दादाजी, आप चिंता मत करो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मेरी पत्नी आएगी तो मैं उसे भी कहूंगा कि मेरे माता पिता को भी बासी खाना खिलाया जाए। वह छोटा सा बच्चा आंख मारते हुए यह बात बोला, जैसे कि उसे अपने दादाजी को खुश करना हो। एक पल में ही रमेश जी के चेहरे पर हंसी आ गई। बच्चों की बातें ऐसी होती हैं कि इंसान का अंतकरण हिला देती हैं। रात को दोनों बेटे वापस आ गए और खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे। आज मटर पनीर बनाया गया था, लेकिन उसकी हालत बहुत अजीब थी। ग्रेवी फीकी लग रही थी और उसमें प्याज के बड़े बड़े टुकड़े तैर रहे थे। रमेश जी ने खाना देखा और झुंझला गए। वे बोले, ये क्या खाना बनाया है? देखो तो सही, प्याज और टमाटर पानी में तैर रहे हैं। तुम्हारी माँ ने कभी ऐसा अधपका खाना परोसा था क्या? अरे, तुम्हारी पत्नियां तो नारी जाति के लिए कलंक हैं। इन्हें साधारण खाना बनाना भी नहीं आता। अनिल ने कहा, ऐसा कुछ भी बुरा नहीं है पापा, चल सकता है। उसने मटर पनीर अपनी थाली में परोसा और बच्चों के साथ खाने लगा। वह आगे बोला, माँ को खाना बनाना और घर संभालना आता था, क्योंकि वह पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन आज की लड़कियां उच्च शिक्षा लेती हैं, इसलिए उनके पास घर संभालने का समय नहीं होता। हम भी तो समझौता कर ही रहे हैं ना। ये सुनकर रमेश जी का गुस्सा और बढ़ गया। वे बोले, अच्छी पढ़ाई का मतलब क्या ससुर से उग्र होकर बात करना है? अगर पढ़ाई से घर का काम और इंसानियत संभालने की समझ नहीं आती, तो तुम्हारी अनपढ़ माँ उनसे 100 गुना अच्छी थी। उसने कभी मेरे माँ बाप के सामने आवाज नहीं उठाई, कभी मुझे ऐसा बेस्वाद खाना नहीं दिया। शादी से पहले अगर तुम्हारे खाने में थोड़ी भी कमी होती थी, तो तुम माँ पर चिल्लाते थे, माँ, ये क्या किया? हम दिन भर थक कर आते हैं, कम से कम खाना तो अच्छा दो। लेकिन अब ये खाना तुम्हें सहज स्वीकार्य है। ये बोलकर उन्होंने कुर्सी पीछे खिसकाई और उठ खड़े हुए। वे बोले, अनिल, खाना खत्म होने के बाद बाजार से दही ले आना, मैं दही के साथ रोटी खाऊंगा। अनिल बोला, ठीक है पापा, मैं दही ले आऊंगा। रमेश जी ने कहा, सुबह के नाश्ते के लिए मुझे ब्रेड और शुद्ध दूध चाहिए। ब्रेड तुम लेकर आना, दूध मैं खुद जाकर देख लूंगा, और अपनी पत्नी से कहो कि वह अपने कमरे में ही बैठी रहे। मुझे मेरे नाश्ते के लिए उसकी जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर वे गुस्से में अपने कमरे में चले गए। उनकी पत्नी को मायके गए हुए सिर्फ 24 घंटे ही हुए थे, लेकिन उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि अंततः उन्होंने पत्नी को फोन लगाया। फोन पर उनकी पत्नी हिचकियां लेते हुए रो रही थी। थोड़ी देर उन्हें समझाने के बाद रमेश जी ने पूछा, तुम और कितने दिन वहां रहोगी? पत्नी ने कहा, रमेश जी, मेरी बहन गुजर गई है और उसके बच्चे बहुत रो रहे हैं। वे कह रहे हैं, मौसी, कुछ दिन हमारे साथ रहो। रमेश जी ने कहा, अगर तुम वहां रुकी रही तो शायद मैं जिंदा रहूं या नहीं, पता नहीं। ये सुनकर उनकी पत्नी घबरा गई। वह बोली, रमेश जी, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? रमेश जी ने कहा, इन दोनों ने मेरा जीवन नरक बना दिया है। सुबह कड़वी चाय सामने लाते हैं, कभी बासी रोटियां और सब्जी। तुम्हें तो पता है मुझे ऐसा खाना खाने की आदत नहीं है। कुछ कहो तो उनके मुंह पर 2 हाथ लंबी जुबान लग जाती है। ये सब मैं एक दिन भी सहन नहीं कर सकता। फिर भी मैंने तुम्हें कभी वहां रुकने से मना नहीं किया होता, लेकिन भगवान के लिए जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाओ। 4 दिन रमेश जी ने दही और ब्रेड खाकर जैसे तैसे दिन बिताए। अंततः उनकी पत्नी लौट आई तो उन्हें चैन मिला, लेकिन दोनों ही तेज गर्मी से परेशान थे। रमेश जी के पूरे शरीर पर पसीने के कारण लाल दाने निकल आए थे। उनकी पत्नी ने कहा, गांव में बहुत गर्मी है। अनुज ने उनके कमरे में एसी लगवाया था, इसलिए रात को कुछ नींद आ जाती थी, लेकिन बेचारा ज्यादा बिजली का बिल नहीं भर सकता था, इसलिए दिन में बहुत गर्मी लगती थी। रमेश जी के हाथ और सीने पर लाल दाने निकल आए थे। जरा सा पसीना आता तो जलन होती थी। दोनों गर्मी से बेहद बेचैन थे। उनके दोनों बेटों ने पहले ही कह चुका था कि हमारे खर्च बहुत बढ़ गए हैं, हम अभी एक और ऐसी नहीं लगवा सकते। ये सुनकर रमेश जी ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वे अपने पैसों से 1 टन की क्षमता वाला ऐसी खरीदें और अपने ही कमरे में लगवाए। यह देखकर दोनों बेटे हैरान रह गए। ऐसी चालू करते ही दोनों ने राहत की सांस ली।
रात को बेटे उनके कमरे में आए और बोले, पापा, आपने बताया ही नहीं कि आप एसी खरीदने वाले हैं। रमेश जी बोले, तुमसे पूछकर भी क्या फायदा? पहले ही तो साफ मना कर दिया था। मैं कूलर इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब वह भी खराब हो गया है, इसलिए एसी लिया। जिंदगी भर संघर्ष ही किया, लेकिन कम से कम अब तो हमें थोड़ी राहत मिले। तुम लोगों को अच्छी नौकरियां मिली तो लगा था कि हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, पर हम तो उस मामले में बदनसीब ही निकले। रमेश जी की शिकायतें थम नहीं रही थीं। उनकी पत्नी ने कहा, ऐसा मैट कहिए, थोड़े शांत हो जाइए। बच्चों, दरअसल कूलर खराब हो गया और तुम्हारे पिताजी और मुझे बहुत गमौरियाओं भी हो गईं। इसलिए मैंने ही इन्हें कहा कि ऐसी ले लो। अब गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, थोड़ी राहत तो चाहिए। उसने रमेश जी की बांह ऊपर कर बच्चों को उनके घायल हाथ दिखाए। उनके पूरे हाथ पर बड़े बड़े घाव थे। ये देखकर दोनों बेटे शर्मिंदा होकर कमरे से बाहर चले गए। रमेश जी और उनकी पत्नी बहुत ही सावधानी से एसी का उपयोग कर रहे थे, लेकिन उनकी बहुएं एसी 24 घंटे चालू रखती थीं। उन्हें घर से बाहर जाना पसंद नहीं था। अगर 1 घंटे के लिए बाहर जाती भी थीं, तो सिर्फ जल्दी जल्दी खाना बनाकर निपट जाती थीं। रमेश जी की बहुएं उन्हें कुछ भी खाने को दे देती थीं, लेकिन उनके पति जो भी खाते थे, इसलिए रमेश जी और उनकी पत्नी को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन 1 महीने बाद जब बिजली का बिल 20,000 रुपये आया, तो बेटों ने घर में हंगामा कर दिया और गुस्से में बिल रमेश जी के मुंह पर फेंकते हुए बोले, पापा, देखिए इतना बड़ा बिल, इसे भरेगा कौन? ये देखकर रमेश जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बिल उठाकर देखा। सच में 20,000 रुपये का बिल आया था। इससे पहले करीब 15,000 से 16,000 रुपये का बिल आता था, जो वे अपनी पेंशन से भरते थे। रमेश जी शांत होकर बोले, ऐसा क्यों चिल्ला रहे हो? घर में 3 एसी चल रहे होते हैं, तो बिल तो इतना आएगा ही ना। अनिल गुस्से में बोला, यह बिल कौन भरेगा? रमेश जी बोले, पहले भी मेरी पेंशन से ये बिल भरता था। अब 5,000 रुपये तुम दोनों डाल दो तो क्या बुरा है? अनिल गुस्से में बोला, मेरी लॉटरी नहीं लगी है कि मैं 5,000 रुपये डालूं। घर का खर्च पहले ही बहुत है और मेरे बच्चे की फीस 8,000 रुपये है। मैं नहीं भर सकता। उसका छोटा भाई बोला, मैं कहाँ लाखों का वेतन कमाता हूँ। मुझे बेटे की स्कूल की एडमिशन के लिए 25,000 रुपये चाहिए, वह भी नहीं जुटा पा रहा हूँ, तो बिजली का बिल कैसे भरूं? रमेश जी गुस्से में बोले, कई सालों से मैं ही तुम्हारे कमरे का एसी का बिल भरता आया हूं और खुद गर्मी में तड़पता रहा। अब मेरी बारी आई तो तुमको परेशानी हो रही है? ठीक है, अब हर किसी को अपना खर्चा खुद उठाना होगा। बिजली का बिल तुम अपना अपना भरो, मैं अपना भर लूंगा और घर खर्च तो मेरी पेंशन से मैं और मेरी पत्नी दोनों आराम से चला लेंगे। ये सुनते ही दोनों बेटे गुस्से में आ गए। बड़ा बेटा बोला, ठीक है, फिर अब सब कुछ छोड़कर बाहर जाने की तैयारी करो। रमेश जी का गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं क्यों जाऊं अपना घर छोड़कर? दोनों बेटे आगे बढ़े, जैसे कि लड़ने को तैयार थे। उनकी पत्नी बीच में आई और बोली, तुमको शर्म नहीं आती? तुम अपने बाप को मारने जा रहे हो? बेटों ने नहीं सुना और उनमें से एक ने उन्हें जोर से धक्का दे दिया, जिससे वह जोर से जमीन पर गिर पड़ी। रमेश जी का हाथ उन्होंने मजबूती से पकड़ा और कहा, ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, हमारा भी है। इसीलिए हमारे ऊपर बैठने की कोशिश मत करो। हमें इतना बड़ा बिल नहीं भर सकता, और अगर कूलर खराब हो गया था तो उसे हमें देना चाहिए था। हम पहले ही अपने खर्चों से परेशान थे। ये आखिरी लाइन अखिल ने गुस्से में कहा था। अनिल गुस्से में बोला, छोड़ो, उनका हाथ पकड़ो। चलो, इस एसी को उतारकर बेच डालते हैं। नया एसी है, आराम से बिक जाएगा, और इन दोनों को छत के ऊपरी कमरे में डाल दो। ये बूढ़े वहीं अपना बाकी का जीवन बिता लें, यही उनके लिए सही है। अखिल ने इतनी जोर से रमेश जी का हाथ पकड़ा था कि उन्हें जबरदस्त दर्द होने लगा। वृद्ध हड्डियां टूट जाएंगी, ऐसा उन्हें लगने लगा। दर्द से वे तड़पने लगे। उनकी पत्नी की आंखों में भी आंसू थे। वे पहले ही जोर से गिर पड़ी थीं, लेकिन जैसे तैसे उठकर रमेश जी के साथ खड़ी हो गईं। दोनों बेटों ने उनका सारा सामान उठाया और उन्हें छत के ऊपरी कमरे में फेंक दिया। वहां ना पंखा था, ना लाइट। जा ऊपर सो, अब हम यह एसी उतार कर बेचते ही हैं। ये कहकर उन्होंने एसी भी उतार कर बेच दिया। रमेश जी और उनकी पत्नी रुक रुक कर रोते रहे। उन्होंने अपना पूरा जीवन बच्चों के लिए बलिदान किया था, और अब ये वक्त देखना पड़ा
जो सुख के दिन उन्होंने कभी चाहे थे वह तो दूर थे ही, बेटों ने उन्हें इतने अपमानजनक तरीके से पेश आकर मजबूर कर दिया कि वे दोनों बिल्कुल हताश हो गए। ऊपरी कमरे में गर्मी और भी बढ़ गई थी। पूरे घर पर बेटों ने कब्जा कर लिया था और माँ बाप के कमरे में भी ताला लगाकर रखा था ताकि वे फिर से अंदर न जा सकें। गर्म हवा की लपट उनके कानों में पड़ी थी। उनके शरीर पर कांपते हुए पसीने के घाव जलने लगे। एक रात दोनों ने घर छोड़ने का फैसला किया और वहां से निकल गए। सुबह जब दोनों बेटे ऑफिस के लिए निकले तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा उन्हें खुशी ही हुई कि पूरा घर उनके कब्जे में आ गया। लेकिन किस्मत का खेल कुछ और ही था। ऑफिस पहुंचने के बाद दोनों को वहां से निकाल दिया गया। अखिल के बॉस ने गुस्से में कहा, तेरी लापरवाही के कारण मेरी अहम फाइल खो गई, जिससे मुझे लाखों का नुकसान हुआ है। तुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। अनिल के बॉस ने गुस्से में कहा, मैंने तुझे पैसे की हेराफेरी करते हुए देखा है। तू अपनी फायदेमंद ऑर्डर लाकर खुद ही बेचता है। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जा, तुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। अनिल ने यह गलत व्यवहार अपनी पत्नी और बच्चों के हट के कारण किया था। उनकी लगातार मांगों के कारण उसे यही सब करना पड़ा। दोनों ऑफिस से रोते रोते घर आए। जब उनकी पत्नियों को यह सब पता चला तो वे डर गईं। इसके बाद अनिल ने अपनी पत्नी पर गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम्हारे कारण ही हमें अपने माता पिता को घर से बाहर निकालना पड़ा और अब हमारे कठिन दिनों की शुरुआत हो गई है। अब शायद हमें भूखा मरना पड़ेगा। रमेश जी और उनकी पत्नी गांव जा रहे थे। उनकी पत्नी की बहन का निधन हो गया था। उनका बेटा रवि बहुत अच्छा निकला। रवि ने उन्हें खुशी खुशी अपने घर में रखा और उनकी बहुत सेवा की। उनके रहने के लिए एयर कंडीशनर वाले कमरे की व्यवस्था की। रमेश जी ने फिर कभी शहर में वापस आने का विचार नहीं किया। इधर बेटों के हालात खराब होने लगे। उनका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उनका घर बिक गया, नौकरियां चली गईं और उनकी पत्नियों ने उन्हें तंग करना शुरू कर दिया। वे अंततः अपनी पत्नियों के मायके में रहने लगे, जहां उन्हें हमेशा अपने माता पिता का अपमान और तिरस्कार सुनना पड़ता था। माता पिता का अपमान करने वालों के साथ ऐसा ही होता है। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है कि माता पिता की सेवा करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्हें कभी अपमानजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो लोग उन्हें साथ छोड़ते हैं उन्हें किस्मत भी कभी साथ नहीं देती। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।